हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। तो यहाँ पर देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि आप जानते हैं समास पढ़ा। समास के हमने भेद किए थे, इसको हम रिवाइज करेंगे और देन यहाँ पर इसके कुछ एमसीक्यू जो क्वेश्चन हैं, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनको हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, समास के बारे में हमने जाना और इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं और उसके बाद प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर करेंगे। तो जहां पर दो शब्दों का मेल होता है उसे हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास और संधि में हमने यहाँ पर अंतर बताया था कि संधि जो है दो वर्णों का मेल है और समास जो है आपका दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हमने समास के 6 भेद पढ़े थे, जिसमें पहला आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। इसके बाद आपका बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है या प्रथम पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इसमें दोनों पदों को जो मिलाकर जो नवीन पद बनता है वो आपका क्या कहलाता है, जो नवीन शब्द होता है वो भी अव्यय होता है। समस्त पद यहाँ पर क्रिया विशेषण होता है। प्रीवियस लेक्चर में पूरा पढ़ चुके हैं हम इसको। एक ही शब्द की आवृत्ति के कारण जो समस्त शब्द बनता है वह आपका अव्यय होता है। ठीक है, वैसे तो क्रिया विशेषण, लेकिन एक ही शब्द की जब बार बार क्या हो, आवृत्ति हो, यानी कि वो बार बार आए, तो उस समय वो भी आपका क्या होता है, अव्यय होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ लिया और इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर बताए थे। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, आजन्म, प्रतिदिन, आमरण, बखूबी, आजीवन, रातों रात, दिनों रात, ये सब जो है आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण थे। तत्पुरुष समास था आपका दूसरा। तत्पुरुष समास में आपने सबसे पहले तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा कि इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है। पहले अव्ययी भाव में आपका उत्तर क्या था, पूर्व पद प्रधान था। यहाँ पर आपका उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए, जैसे आप जानते हैं जब समास बनता है तो वो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है और समास के बाद जो शब्द बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। तो उस समस्त पद में दो पद होते हैं, एक उत्तर पद और एक पूर्व पद होता है। तो पूर्व पद यानी कि जो पहला प्रथम पद है उसको पूर्व पद कहा जाता है और जो द्वितीय है उसको उत्तर पद कहा जाता है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद कौन होता है। संबोधन, देखिए कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक के कर्ता चिन्ह को, जो विभक्ति का जो चिन्ह होता है या कर्ता चिन्ह, कारक चिन्ह इसको कह सकते हैं आप, उस जो आता है सिर्फ और सिर्फ कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आता है। जब आप इसका क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो उस समय प्राय उत्तर पद आपका विशेष्य और जो पूर्व पद है विशेषण है। इसको विशेषण विशेष्य समास के नाम से भी जाना जाता है, एक नाम है इसका। इसके भी हमने 6 भेद किए, जिसमें प्रथम आपका कर्म तत्पुरुष है, जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे यहाँ पर, और इसकी विभक्ति यानी कारक चिन्ह इसका को है। तो जब आप विग्रह करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, को चिन्ह मिलेगा। जैसे वन गमन, वन को गमन, ग्राम गत, ग्राम को गत, स्वर्ग गत, स्वर्ग को गया हुआ। तो ये सभी जो है आपके क्या है, कर्म तत्पुरुष समास के क्या है, उदाहरण है। इसके बाद दूसरा हमने करण तत्पुरुष समास पढ़ा, जहां पूर्व पक्ष में क्या हो जाता है, करण कारक की विभक्ति का लोप होता है, वहां पर हम क्या कहते हैं, करण तत्पुरुष होता है। इसका जो चिन्ह है, कारक चिन्ह, वो से है। तो जब आप विग्रह करेंगे, मन माना जैसे लिखा है शब्द, उसमें क्या हो जाएगा, मन से माना हुआ। ठीक है, तो से यहाँ पर आया है चिन्ह। ठीक है, पूर्व पद के बाद। इसके बाद रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रेखांकित, प्रेमातुर, अकाल पीड़ित, मन गणन, ये सभी जो है आपके किस में आ जाते हैं, करण तत्पुरुष में आ जाते हैं सब। इसके बाद थर्ड है आपका संप्रदान तत्पुरुष, जहां समास के पूर्व पक्ष में सब में वही है, यहाँ पर आपके संप्रदान कारक के विभक्ति का लोप होगा। तो संप्रदान का जो कारक चिन्ह है वो के लिए है। तो डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। तो यहाँ जैसे ही आप विग्रह करेंगे तो पूर्व पद के बाद, हम इसको पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं इसलिए स्पीड में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पूर्व पद के बाद क्या आता है, जो आपका संप्रदान है, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह आता है। कारक चिन्ह इसका हो जाता है के लिए। ठीक है, तो ये है। इसके बाद आपका अपादान तत्पुरुष होता है, जहां समास के पूर्व पक्ष में या पूर्व पद में अपादान की विभक्ति अर्थात से का भाव हो या लोप हो, एक ही बात है, वहां पर आपका अपादान हो जाता है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, बस आपको चिन्ह याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने से कहा, इसका चिन्ह से था। तो धनहीन, धन से हीन, दृष्टिहीन, दृष्टि से हीन, भय भीत, भय से भीत। ऐसे ही धर्म विमुख,
धर्म से विमुख, आशातीत, आशा से अतीत, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, और ऋण मुक्त का ऋण से मुक्त। तो जैसे ही आपने इसका विग्रह किया तो आप देख पा रहे हैं सभी में आपको से चिन्ह मिल रहा है। इसके बाद पांचवा आपका था संबंध तत्पुरुष, जहां समाज के पूर्व पक्ष में या पूर्व पद में क्या हो, संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात काकी के का लोप हो। इसका चिन्ह क्या है, काकी के। तो जब आप क्या करते हैं, विग्रह करेंगे किसी शब्द का और बीच में पूर्व पक्ष के बाद जो है आपका क्या आ जाता है, काकी की आ जाता है, तो वहां पर आप पता करेंगे, वहां पर आप बता देंगे कि वहां पर आपका संबंध तत्पुरुष है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे, वहां पर भी हम इसको रिवाइज करेंगे। अधिकरण तत्पुरुष इसके बाद छठा लास्ट है, जहां अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप हो, और इसका जो चिन्ह है वो है मैं और पर। तो मैं और पर का जहां पर लोप हो वहां पर हम क्या कहेंगे, ये आपका अधिकरण तत्पुरुष। जैसे आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, तो यहाँ चिन्ह क्या आया, पूर्व पक्ष के बाद कौन सा चिन्ह आया, पर। आप बीती, आप पर बीती, तो पूर्व पद के बाद कौन सा चिन्ह, पर। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, तो मैं और पर दोनों ही इसके क्या है, चिन्ह है। धर्मवीर, धर्म में वीर। ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। युद्ध वीर, युद्ध में वीर। ये सभी शब्द किसके हैं, अधिकरण कारक के कारक चिन्ह हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पर थर्ड जो आपका कारक है वो क्या पढ़ा था, कर्मधाराय समास। थर्ड जो आपका समास है वो हमने कर्मधाराय समास पढ़ा है। तो देखिए कर्म समास में, कर्मधाराय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद आपका विशेष्य होता है, और एक पद उपमान और दूसरा आपका उपमेय होता है। ठीक है, इसका उत्तर पद प्रधान होगा। विग्रह करते समय दोनों के बीच में क्या क्या शब्द आएंगे, के समान, है जो, रूपी, इन शब्दों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ एक शब्द लिखा है महाराजा, तो महान है जो राजा, तो देखो विग्रह करते समय है जो राजा। अब दूसरी बात, इसकी विशेषता क्या है कर्मधाराय समास की, इसमें एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। प्रीवियस लेक्चर में आपने बताया कि विशेषण क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वही आपका विशेष्य होता है। जैसे श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। नील गाय, नीली है जो गाय, तो यहाँ पर आपका जो नील है वो विशेषण है, वो गाय की विशेषता बता रहा है। महाराजा, कौन है महान, राजा है, तो राजा की विशेषता बताई गई है। तो महा तो यहाँ पर आपका विशेषण हो गया क्योंकि वो राजा की विशेषता बता रहा है, और विशेषता राजा की बताई गई है, इसलिए राजा आपका विशेष्य है। तो आप देख पा रहे हैं सभी पदों में परमानंद, परम है आनंद, आनंद की बात की गई है। कैसा आनंद है, परम है। आनंद क्या है, एक भाववाचक आपकी क्या है, संज्ञा है, और इसी की हम क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो परम है आनंद जो, परम है आनंद जो, आनंद की विशेषता बताई गई है। कैसा आनंद है, परम। ऐसे ही महात्मा, महान है जो आत्मा, तो ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, कर्मधाराय समास में आ जाते हैं। तो तीन समास पढ़े, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधाराय समास। इसके बाद आपका नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या कहा गया है, जहां समस्त पद के पूर्व पक्ष में संख्यावाचक विशेषण, इससे पहले हमने क्या कहा, विशेषण और विशेष्य होता है, लेकिन यहाँ पर क्या अंतर है, इसमें कहा गया है कि पूर्व पक्ष में क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण, वहां गुणवाचक विशेषण था जिसमें हमने गुण बताए थे, किसी भी विशेष्य की हम यहाँ पर गुण बता रहे थे। ठीक है, तो वहां पर आपका द्विगु समास होगा। तो जहां भी आपको नंबरिंग दिखे, आपको संख्याएं दिखे, वहां पर आप द्विगु समास लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है कि विग्रह करते समय इस समास में समूह अथवा समागार शब्दों का प्रयोग होता है। क्या क्या शब्द, समूह और समागार। ठीक है, इन दो शब्दों का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे त्रिकोण, तीन कोणों का समाह, तो यहाँ एक तो संख्या आ गई जो कि इसकी विशेषता है, और दूसरा यहाँ पर समाहार भी आ गया है। इसमें आपका क्या है, द्विगु समास है। दोपहर, दोपहर का मतलब होता है दो पहरों का समय, समूह, तो उसको क्या कहा जाता है, दोपहर। तो यहाँ पर समूह शब्द आया और साथ ही साथ संख्या भी आ गई है दो, तो इसमें आपका क्या है, द्विगु समास है। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह, तो समूह शब्द आया, साथ ही साथ संख्या भी आई है, तो ये आपका द्विगु समास। त्रिफला, तो त्रिफला में तीन फलों का समूह, उसको त्रिफला कहा जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीन आया और साथ ही साथ समूह भी आ गया है।
त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार, ऐसे ही सप्ताह 7 दिनों का समाहार, नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार, इसी प्रकार से चौराहा 4 राहों का समूह, पंच तत्व 5 तत्व, ऐसे ही पंजाब 5 आबों का समूह। ठीक है, तो ये आपका किसमें आ जाता है, द्विगु समास में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें जो है समस्त पद में दोनों पद समान है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक उत्तर पद या आपका जो पूर्व पद था उसमें से कोई ना कोई आपका क्या हो रहा था, प्रधान हो रहा था। लेकिन जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो, यहाँ कोई समान उत्तर या गौण नहीं है, दोनों ही समान है, वहां पर हम कहेंगे द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय आपको मध्य स्थिति योजक लुप्त हो जाता है, यानी कि जब आप दोनों शब्दों को जुड़ाते हैं तो जो योजक शब्द है वो आपका लुप्त हो जाता है, और विग्रह करते समय आपको क्या बीच में या फिर और, तथा या अथवा इन शब्दों में से किसी एक का प्रयोग होता हुआ आपको दिखेगा। जैसे यहाँ लिखा है दिन रात, तो क्या बोलेंगे, दिन और रात। जलवायु, जल और वायु। माता पिता, माता और पिता। वन, तन मन, तन और मन। नर नारी, नर और नारी। दादा दादी, इसी प्रकार से आपका लाभ हानि, लाभ या हानि। गरीब अमीर, अमीर और गरीब। ठीक है, तो ये सभी शब्द आपके किसमें हैं, द्वंद्व समास के अंदर आ जाते हैं। और बहुव्रीहि समास अंतिम, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके। ठीक है, तो एक नया शब्द आया पीताम्बर, श्री कृष्ण की बात हो रही है। ऐसे ही 4 हैं भुजाएं जिसकी, उसे चतुर्भुज। त्रिलोचन, 3 आंखों वाला। दीर्घ बाहु, लंबी भुजाओं वाला। और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। गजानन, गज जैसा आनंद वाला अर्थात गणेश। श्री गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात गिरिधर। और 10 हैं कंठ जिसके, उसको कहा जाता है 10 कंठ या रावण इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक अलग सा शब्द यहाँ पर आ रहा है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाया तो एक अलग तरफ जो है ये संकेत कर रहा है। कमल के समान नयनों वाला, कमल नयन अर्थात राम। तो ये 6 आपने समास पढ़े, इसमें हमने 6 भेद तत्व समास के भी पढ़े। अब जो है यहाँ पर हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, और यहाँ से भी इसको, तो देखिए प्रश्न उत्तर से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए। घुड़दौड़ का क्या बताना है, समास विग्रह आपको बताना है। तो क्या इसका उत्तर दिया है, घोड़े की दौड़। इसको नोट डाउन करते रहेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, घुड़दौड़ का समास विग्रह करना है आपने। तो क्या है इसका समास विग्रह, घोड़े की दौड़। तो इसका जो ख है, घोड़े जैसी दौड़। अब आप मुझे ये बताएंगे, घोड़े की दौड़ यहाँ पर कौन सा समास होगा घुड़दौड़ में। चलिए, तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न क्या था, घुड़दौड़ का समास विग्रह करना था। साथ ही साथ मैंने आपसे यही पूछा था कि इसमें आपका कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, घोड़े की दौड़। दौड़ का संबंध किससे है, घोड़े से है। ठीक है, और घोड़े का संबंध दौड़ से है। तो यहाँ पर आपका संबंध तत्पुरुष समास है। सत्तम, हमने तत्पुरुष समास के भी 6 भेद किए थे। और संबंध तत्पुरुष समास में हमने क्या कहा था, विग्रह करते समय आपको कौन से चिन्ह मिलेंगे, पूर्व पद के बाद का, की के। ठीक है, और वैसे भी अगर आप इसका अर्थ देखें तो यहाँ घोड़े का संबंध दौड़ से है। ठीक है, ऐसे भी अगर आप अर्थ देखें तो घोड़े का जो संबंध है वो किससे है, वो दौड़ से है। तो यहाँ पर आपका संबंध तत्पुरुष समास आ जाता है। ठीक है, दशानन में कौन सा समास है, अभी अभी हम पढ़ के आए थे। ठीक है, हमने रिवीजन भी किया। दशानन जिसके 10 आनन है उसे क्या कहा जाता है, दशानन। तो हमने अंतिम में क्या कहा, जिसमें एक अलग सा वो संकेत करता, किसी तीसरे शब्द की तरफ वो संकेत करता है, उसे कहा जाता है दशानन। तो वो आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, तो हमने क्या कहा था, 4 राहों का या 4 रास्तों का समाहार या समूह कहते हैं जिसको, समाहार, उसको क्या कहा जाएगा, चौराहा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसके पूर्व पद में
संख्यावाचक विशेषण आ रहा है। और हमने क्या कहा था, जहां भी आपको संख्यावाचक विशेषण दिखे वहां आप लगा देंगे द्विगु समास। क्या लगाएंगे? द्विगु समास। तो जहां पर संख्यावाचक विशेषण आपको मिल जाए पूर्व पद में, वहां आप सीधे सीधे क्या लगा देंगे? द्विगु समास आप लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है तिरंगा में कौन सा समास है। तो वही प्रश्न फिर से, बस उदाहरण को बदल दिया है, बाकी वही कॉन्सेप्ट है तिरंगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं संख्यावाचक आपको यहाँ पर विशेषण दिख रहा है। 3 रंगों का समाहार या समूह, उसे क्या कहा जाएगा? तिरंगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या कहा था, द्विगु समास में पहले संख्यावाचक, पूर्व पद के बाद क्या, पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है। देव जो महान है, यह किस समय समास का उदाहरण है? देव जो महान है, तो जो देव महान है उसे क्या कहा जाता है? महादेव। ठीक है। और महादेव, महादेव में कौन सा समास होगा? जो देव महा है उसे क्या कहा जाएगा? महादेव। और देखो किसकी विशेषता बताई है? देव की विशेषता बताई है। देव कैसा है? महान है, महादेव। सबसे पहले तो आप इस समास को, इसको कलेक्ट कीजिए और बताइए इसका अर्थ क्या है। देव जो महान है वो क्या है? महादेव। ठीक है। हमने क्या कहा था? महादेव। ये महा जो है किसकी विशेषता बता रहा है? इस देव की विशेषता बता रहा है। कौन है महान? देव है। ठीक है। अब हमने कहा था कर्मधारय समास में क्या होता है, जिसमें आपका विशेषण और विशेष्य होता है, वो आपका कर्मधारय समास होता है। यहाँ देखिए देव जो महान है, जो देव महान है उसे महादेव कहा जाएगा। और क्योंकि विशेषण, ये आपका विशेषण है और ये विशेष्य है, विशेषण और विशेष्य किसमें आता है? कर्मधारय समास में। ठीक है। वहां पर मैंने आपको थोड़ा सा जोर देके बताया था कि इस समास को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये आते हैं कई बार। ठीक है। देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास यहाँ पर है। ठीक है। ऐसे ही राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र, राजपुत्र। तो आप जब इसका अर्थ भी लगाएंगे तो देखेंगे कौन सा समास होगा? राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया? का। विग्रह करने पर कौन सा चिन्ह आया? का। हमने क्या कहा था? संबंध तत्पुरुष में जब आप क्या करते हैं? का के लगाते हैं तो वो आपका संबंध तत्पुरुष में आ जाता है। तो तत्पुरुष समास तो है, लेकिन ब्रैकेट में क्या दे रखा है? संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध में हमने बताया था कि इसका कारक चिन्ह क्या है? काकी के है। और जब आप विग्रह करेंगे तो यही चिन्ह आपको मिल जाएंगे। का की के में से कोई ना कोई चिन्ह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपका क्या है? संबंध तत्पुरुष समास है। आगे यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिस समास का पूर्व पद पहला, पूर्व यानी कि पहला पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहा जाता है। तो सब शुरू में ही आपको बताया था कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो या अव्यय हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ये आपका परिभाषा से ही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? ठीक है। तो फिर से वही आ जाएगा, योग का दान। किसका दान? योग का दान। विग्रह करने पर का आया तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समाज, वो भी आपका संबंध तत्पुरुष। संबंध ब्रैकेट में क्यों लिखा? जब आप इसको तोड़ेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? योग का दान। विग्रह करने के बाद आपको चिन्ह मिला का। हमने क्या कहा था? संबंध तत्पुरुष में यदि विग्रह करने के बाद आपको का की के मिले, वो भी पूर्व पद के बाद, तो वहां पर आपका संबंध तत्पुरुष हो जाता है।
ठीक है। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो हमने क्या कहा था, जैसे कि कारक के 8 भेद होते हैं, यहाँ पर तत्पुरुष समास में हमने कहा संबंध और संबोधन और कर्ता को छोड़कर बाकी कोई भी चिन्ह आ जाते हैं, और उन्हीं चिन्हों के आधार पर 8 कारक के भेद से हमने 2 को तो हटा दिया, कर्ता और संबोधन को। इसी के आधार पर हमने तत्पुरुष समास के 6 भेद आपको बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 भेद हो जाएंगे। ऐसे ही समास के कितने भेद बताए थे? शुरू में ही बताया था, समास के आपने 6 भेद इसके भी पढ़े थे। तत्पुरुष समास के 6 भेद और समास के भी 6 भेद आपने पढ़े। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगोचर में कौन सा समास है? ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा है, इसको हम बाद में बताएंगे, ये आपके सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है ना। आगे देखिए, मृग नयन में कौन सा समास है? ठीक है, तो मृग नयन में आपका कर्मधारय समास है। मृग नयन, ठीक है, तो मृग के नयनों जैसी, तो यहाँ पर कर्मधारय समास क्यों? क्योंकि नैनों की यहाँ पर क्या की गई है? प्रशंसा की गई है, मृग की तरह नैनों वाली। या ये क्या है, मृग जो है क्या बता रहा है? विशेषण किसके? नयनों की। तो मृग नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर विशेषण और विशेष्य समास यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, यथाक्रम में कौन सा समास? तो यथाक्रम, यथाक्रम जिसमें आपका प्रथम जो पद है वो आपका क्या होता है? प्रधान होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यथाक्रम, क्रम के अनुसार। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्रम के अनुसार। इसमें आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। राधा कृष्ण में कौन सा समास? तो हमने आपको बताया था द्वंद्व समाज में क्या होता है? जिसमें आपके दोनों पद, समस्त पद के दोनों पद जो हैं समान होते हैं, कोई भी प्रधान नहीं है, कोई भी गौण नहीं है। तो जिसमें आपका दोनों ही पद समान होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास कहलाते हैं। राधा और कृष्ण देखिए दोनों ही समान पद हैं, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वह समास कहलाता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वह समास कहलाता है। जिसमें उत्तर पद हो प्रधान, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। हमने जब परिभाषा पढ़ी थी तो वहां पर हमने क्या कहा? अव्ययी भाव समास में आपका पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद यानी कि जो बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है। उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ख जो है वो सही उत्तर है। लिख लेंगे, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वह आपका क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है उसे। नवाभूषण में कौन सा समास है? नेक्स्ट है, नवाभूषण में कौन सा समास है? तो देखिए नवा और भूषण, तो दोनों ही यहाँ पर विशेषण और विशेष्य बता रहे हैं। ठीक है, और नवाभूषण में क्या है? कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, तो नवाभूषण में आपका समास है कर्मधारय समास। इसके बाद देखिए, सागपात में कौन सा समास है? कौन सा समास है? द्विगु है। इसके बाद द्विगु समास है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है या कर्मधारय है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानना है, इसका कॉन्सेप्ट देखना है। अभी तो हमें ऑप्शन में आंसर दिए हैं, तो हमने क्या देखना है कि जो आपका सागपात है दोनों ही समान पद हैं। ठीक है, दोनों ही समान पद हैं। और इस जो ये डैश है ना, इसको भी, इससे भी आप जान सकते हैं कि ये आपका क्या है? द्वंद्व समास। हमने क्या कहा था? द्वंद्व समास में आपके दोनों ही पद क्या होते हैं? समान होते हैं। इसमें कोई भी प्रधान नहीं होगा, दोनों ही पद समान होंगे। और जब समान पद होते हैं तो उसको आप अक्सर डैश लगा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है? सागपात में कौन सा समास है? तो इसमें आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। किसमें? सागपात में। ठीक है,
ठीक है। अब ये डैश हमेशा नहीं होता है। आप नीचे के उदाहरण में देखिए, देवासुर, देवासुर, तो देव और असुर, देव असुर, तो देव और असुर दोनों की बात हो रही है, देव और असुर की। तो इसमें भी आपका द्वंद्व समास है, क्योंकि देव और असुर दोनों ही समान पद हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई प्रधान है कोई गौण, ऐसा नहीं है। तो देवासुर में आपका कैसा है, द्वंद्व समास है। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला जो आपका है, इसमें जिस समाज में उत्तर पद प्रधान हो वह समाज आपका क्या कहलाता है, वो आपका तत्पुरुष समाज कहलाता है। नवाभूषण में आपका समास है कर्मधाराय, क्योंकि यहाँ पर एक विशेषण है और एक विशेष्य है। सागपात में दोनों ही पद समान हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये आपका द्वंद्व समास है। देवासुर में भी दोनों ही पद, समस्त पद के जो दोनों पद हैं वो आपके समान हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपका द्वंद्व समास हो जाता है। तो इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, देश प्रेम में समास है। तो देश प्रेम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, या फिर अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले तो आप इसका अर्थ देख लेंगे, देश के लिए प्रेम। ठीक है, यहाँ पर आपका देश के लिए प्रेम हो जाएगा। तो इसका आप अर्थ बताएंगे, देश के लिए प्रेम हो गया। अब इसमें कौन सा समास है, इसमें लिखा है तत्पुरुष समास। ठीक है, अब आप ये बताएंगे तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष समास है, देश प्रेम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। हमने तत्पुरुष समास के भी 6 भेद बताए थे। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या हो गया है, देश के लिए प्रेम। तत्पुरुष समास में 6 भेदों में से कौन सा भेद है, ये आप बताइए। यहाँ पर देखिए, देश के लिए प्रेम, हमने क्या कहा था, जब आप विग्रह करते हैं तो पूर्व पद के बाद जो है आपको कारक चिन्ह मिल जाते हैं। तत्पुरुष समास के जो भी हमने भेद किए थे, तो उसमें हमने क्या कहा, क्योंकि ये तो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कि कौन सा समास है, ये आपका तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास के अंदर कौन सा समास है ये, तो देखिए हमने क्या कहा था, जब आप तत्पुरुष समास के भेद करते हैं तो पूर्व पद के बाद आपके पास कोई ना कोई कर्ता और संबोधन को छोड़कर कोई ना कोई आपके पास यहाँ पर कारक चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ प्रथम पद आपका देश है, दूसरा है प्रेम, देश के लिए प्रेम। तो ये जो के लिए है ना, ये संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर होगा। ठीक है ना, तो ये डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि अगर तत्पुरुष है तो कौन सा है, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये इससे भी आपको याद होगा ये तो। ठीक है ना, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि इसमें आपका क्या है, संप्रदान का तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है, कन्यादान में समास है। ठीक है, कन्यादान में समास, तो कन्यादान में यहाँ पर तत्पुरुष समास बताया गया है, वो भी संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है ना, संबंध तत्पुरुष समास। तो कन्या का दान, कन्यादान यानी कि कन्या का दान। ठीक है, तो कन्या का संबंध किसके साथ है, दान के साथ। दान का संबंध किससे है, कन्या से है। तो यहाँ पर ऐसे भी आप जानते हैं, संबंध तत्पुरुष समास का जो संबंध कारक का जो कारक चिन्ह है वो क्या है, काकी के है। विग्रह करने पर यदि आपको इस प्रकार के चिन्ह मिलते हैं पूर्व पद के बाद, तो आप क्या कहेंगे, ये आपका संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है ना, तो कन्या का दान, कन्यादान। ठीक है, इसके बाद है आपका चवन्नी। तो यहाँ देखिए आपका क्या आ गया है, द्विगु समास आ गया है, यानी कि यहाँ पर आपका च का मतलब 4 से है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका संख्यावाचक विशेषण आ गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, विषधर में कौन सा समास होता है, एक अलग शब्द जिसमें हमने क्या कहा था, चतुर्भुज, है ना,
गजानन, इस प्रकार से जो शब्द आए थे। तो विषधर भी क्या है, एक अलग शब्द है और वो आपका बहुव्रीहि समास में आता है। तो विषधर में आपका कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो, हमने पढ़ा था जिसमें दोनों ही खंड प्रधान हो या दोनों ही पद प्रधान हो, उस समास को आप क्या कहते हैं, वहां पर आप द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहा जाता है उसे, द्वंद्व समास को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम। ठीक है, तो घनश्याम में आपका बहुव्रीहि समास आपका आ जाएगा। जिस समास में दोनों खंड अप्रधान हो वह समास क्या कहलाता है, वो भी आपका बहुव्रीहि है। यहाँ पर कोई भी प्रधान नहीं होता है, क्योंकि आप दो या दो से अधिक शब्दों को जब जोड़ते हैं तो वो किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर कोई भी पद आपका प्रधान नहीं है, कोई भी आपका समान नहीं है, अप्रधान है, तो उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, दही बड़ा में कौन सा समास है, दही बड़ा में कौन सा समास है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, इसके बाद है नरोत्तम में कौन सा समास है। इसके बाद नेक्स्ट है, नरोत्तम में कौन सा समास है। तो यहाँ पर नरोत्तम में आपका तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास भी कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। ऐसे ही चिड़ी मार में कौन सा समास है, तो इसमें भी आपका तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास है, चिड़ी को मारने वाला। ठीक है ना, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म का जो कारक चिन्ह है वो को है, चिड़ी मार, चिड़ियाओं को मारने वाला, तो आपका चिड़ी मार हो जाएगा। त्रिलोचन में कौन सा समास है, अभी अभी हमने रिवाइज भी किया, ये आपका बहुव्रीहि समास है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद है मृगेंद्र में कौन सा समास है, तो इसमें भी आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, तो ये आपका कर्मधारय समास है। मृत्युंजय में कौन सा समास है, तो यहाँ पर आपका क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऐसे ही नवरात्र में कौन सा समास है, ये आपका द्विगु समास आपका यहाँ पर हो जाएगा। और सभी आप समझ चुके होंगे, इससे पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये है आपका समास, और उसकी हमने आज बहुविकल्पी प्रश्न किए, लगभग 38 यहाँ पर प्रश्नों को हम कर चुके हैं। और उम्मीद कर रही हूँ कि समास सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और इससे जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये समास हमने यहाँ पर आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।